गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि थॉमसन का मॉडल था वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। उसने आपके पास स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी एटम के बारे में। तो उसके बाद आपके पास मॉडल दिया गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे दिया, और उसका एक्सपेरिमेंट क्या था? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसने अपनी सारी ऑब्जर्वेशन जो थी, सारे कंक्लूजन जो थे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, उसने एक्सप्लेन किया आपके पास। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया इन 1911 के अंदर। कब दिया उसने? इन 1911, 1911 के अंदर उसने अपना ये मॉडल दिया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया आपके पास? उसने क्या लिया? एक अल्फ़ा रेज का सोर्स लिया आपके पास, कोई भी सोर्स जिससे अल्फ़ा रेज आपके पास क्या हो, निकलती हो। फिर उसने क्या किया आपके पास? ये जो अल्फ़ा रेज है किसके ऊपर स्कैटर्ड करवाई? थिन फॉयल ऑफ गोल्ड। ये हमने गोल्ड की बहुत पतली फॉयल ली है। गोल्ड जो मेटल आपके पास, उसके हमने वेरी थिन, कितनी थिन आपको बताऊँ मैं आपके पास? 4 × 10⁵ सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कितनी थिन, वेरी थिन क्या आपके पास गोल्ड फॉइल है। ये स्लिट है आपके पास। स्लिट का फंक्शन क्या आपके पास? जो अब अल्फा रेज के पास क्या होंगी? हर डायरेक्शन में जाएंगी। हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दी? एक स्लिट लगा दी है, जिससे आपके पास क्या होगा? ये आपको पर्टिकुलर बीम मिलेगी आपके पास। तो अल्फा पार्टिकल क्या होंगे? एक नैरो बीम की फॉर्म में स्लिट के थ्रू से जाएंगे और किस पे टकराएंगे? गोल्ड फॉइल के ऊपर। और जो आपके पास पीछे हमने क्या लगाई है? ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिसके ऊपर आपके पास क्या होगा? आपके पास ये अल्फा रेज क्या होंगे आपके पास? हमें ऑब्जर्व करनी है इसके ऊपर। तो इसमें आपके पास क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा रेज, स्लिट, गोल्ड फॉइल, और आपके पास है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया आपके पास, मेनली उसने 3 ऑब्जर्वेशन स्टडी की। जब अल्फा रेज स्ट्राइक की गोल्ड फॉइल के साथ, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल सीधे चले गए। जैसे के पास कोई कमरा है वो एकदम खाली है, तो उसमें मान लो कोई चीज़ नहीं रखी हुई, तो आपके पास क्या होगा? आप उसमें बिल्कुल सीधा जा सकते हो। वैसे यहाँ पर आपके पास क्या है? गोल्ड फॉइल के अंदर से जो अल्फा रेज थी, 99% जो अल्फा रेज थी वो बिल्कुल सीधी निकल गई। अब देखो, सीधी निकलने का मतलब क्या है? कोई चीज़ सीधी निकल गई, इसका मतलब क्या है? अब गोल्ड फॉइल के अंदर हम किसका स्टडी कर रहे हैं? एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि आपको पता है एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम एटम। तो ये आपके मान लो क्या है? गोल्ड फॉइल के क्या हैं? एटम्स हैं। अब कितने भी एटम ले सकते हैं, सिंगल एटम भी ले सकते हो आप, और बहुत सारे एटम को इकट्ठा भी स्टडी कर सकते हो। तो बहुत सारे एटम्स आपके पास, तो सीधी निकल गई आपके पास। सीधी निकलने का मतलब क्या है? कि एटम के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस क्या है? एम्प्टी है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन से ये बात पता चली कि जो बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, इसका मतलब एटम का जो लार्ज स्पेस है, मेजर जो पोर्शन है एटम का, वो क्या है? खाली है आपके पास। फिर इसने क्या देखा के पास? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए? स्मॉल एंगल से क्या हुए आपके पास? डिफ्लेक्ट हुए आपके पास। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए आपके पास? लार्ज एंगल से। जैसे ये एंगल क्या आपका? स्मॉल, और ये इधर आपके पास ये देखो क्या है? लार्ज एंगल से। ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए आपके पास, लार्ज एंगल से क्या हुए? डिफ्लेक्ट हुए आपके पास। और ए वेरी फ्यू, 20,000 में से एक पार्टिकल, वो क्या हुआ? टकरा कर क्या हुआ? वापस आया आपके पास। जैसे इस डायरेक्शन में गया, फिर टकरा कर क्या हुआ? वापस आया आपके पास। 20,000 में से एक पार्टिकल आपके पास, वेरी फ्यू। अब देखो, पहले आपने पढ़ा है कि अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। अब कोई चीज़ टकरा कर वापस आ रही है आपके पास, तो इसका मतलब आपके पास क्या है? अगर यहाँ पर मान लो नेगेटिव चार्ज होता है एटम के अंदर, तो क्या होता? पॉजिटिव और नेगेटिव वहाँ पर आपके पास क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जो एटम के अंदर कोई एक ऐसी बॉडी प्रेजेंट है जिसके ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हुआ? वो बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से क्या हुआ? जो अल्फा रे है आपकी टकरा कर क्या हो रही है? वापस आ रही है आपके पास। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है आपके पास, तो उनका क्या है? कुछ ना कुछ कंसिडरेबल मास है। और डिफ्लेक्ट कब होगी कोई चीज़? कोई उसके जिस चीज़ से वो टकरा रही है वो क्या हो? हैवी है और पॉजिटिवली चार्ज। तो इस बात से क्या हुआ? टकरा कर वापस आने से हमें एक बात पता चली कि एटम के पास, एटम के बीच में कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट है,
और जिसका क्या है, हैवी मास है आपके पास। ठीक है, तो इसमें पता चला कि एटम के बीच में क्या है, स्मॉल हैवी पॉजिटिव सेंटर है, जिसको क्या नाम दिया रदरफोर्ड ने, न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज डन बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही सबसे पहले ये बताया था कि एटम के बीच में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब आपके पास देखो क्या है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं स्मॉल एंगल से टकरा कर वापस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो थोड़े से स्पेस में ही है, वो ये नहीं कि पूरे एटम के अंदर फैली हुई है, वो आपके पास क्या है, स्मॉल स्पेस के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, सेंटर में, मस्ट बी सेंटर में, सेंटर के अंदर क्या है, वो प्रेजेंट है। तो ये हमारे क्या थे, कंक्लूजन थे, ये हमारा अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। एग्जाम में आता है तो आपको डायग्राम बनाना है, ये ऑब्जर्वेशन है आपकी, और कंक्लूजन मैंने आपको बता ही दिए हैं, उससे आप नोट से आप उसको स्टडी कर सकते हैं और उनको आप लर्न कर सकते हैं। अब ये इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही उसने क्या दिया आपके पास, अपना मॉडल दिया, अपने उसने क्या दिया, पोस्टुलेट्स दिए। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के मेन पोस्टुलेट्स ने बताए हमें। क्लियर आपको? अब वो मेन पोस्टुलेट कौन कौन से थे वो हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के। तो मेन पोस्टुलेट में फर्स्ट आपके पास क्या है, रदरफोर्ड ने क्या बताया आपके पास कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एटम के पास दो पार्ट होते हैं उनके पास, ये बीच में क्या आपका न्यूक्लियस और ये आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये आपका पहला पार्ट क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस, और दूसरा जो बच गया खाली, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर आपको कि एटम के पास दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सेकंड पॉइंट उसने क्या बताया आपके पास, जो न्यूक्लियस है वो आपके पास क्या है, इज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्रेजेंट एट द सेंटर। सेंटर में क्या रहेगा आपके पास, प्रेजेंट होगा किसके, एटम के बीच में। जो न्यूक्लियस का साइज है वो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। को उसमें भी दिख रहा है आपके पास, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस का साइज का हम ऑर्डर लेते हैं 10 की पावर -15 मीटर एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। एटम के साइज का ऑर्डर होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो देखो एटम का साइज क्या आपके पास बड़ा और न्यूक्लियस साइज क्या है, बहुत छोटा आपके पास। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपके पास, सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं आपको पता है कि एटम के पास 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव में, पहले आपको थर्ड चैप्टर में बता चुकी हैं आपको। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, कंटेन ऑल दी प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के अंदर आपके पास क्या है, प्रोटॉन्स पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो पार्ट है वो क्या है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस है आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड्स। उसने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन जो हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ उसी प्रकार से चक्कर काटते हैं जैसे कि प्लैनेट्स जो हैं रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं हाई स्पीड से आपके पास। और उसने क्या बताया, अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किससे बैलेंस होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये आपकी क्या है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है वो हमेशा सेंटर से अपोजिट लगती है आपके पास, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या लग रही है आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कह रहा है, ये घूमता रहेगा आपके पास। तो ये इसने बताया है। लास्ट पोस्टुलेट क्या है इसका, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। दैट्स वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इसलिए एटम क्या होगा, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा आपके पास, इसलिए एटम क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो इसका मॉडल है, जो सोलर सिस्टम से कंपेयर किया गया आपके पास, क्योंकि उसने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन को क्या माना है, उसने प्लैनेट्स की तरह माना है, और जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, किसके, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये इसके क्या है, मेन पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट है एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस का साइज जो है बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से होगा। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते हैं, जैसे कि प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं सन के चारों तरफ। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स। अब मेनली हम पढ़ेंगे इसकी ड्रॉबैक्स के बारे में। क्या लिमिटेशन रही रदरफोर्ड मॉडल की, क्या ड्रॉबैक है इसकी। ड्रॉबैक, सबसे पहली बात आपके पास, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी। पहली मतलब मेन लिमिटेशन इसकी यही है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब देखो इसने जो पॉइंट बताया था एक, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है चारों तरफ वैसे ही चक्कर लगाते हैं जैसे कि प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं सन के चारों तरफ। तो अगर इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है जो रेडिएशन की, उसको उसने कंसीडर नहीं किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है, या फिजिक्स में पढ़ोगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। ये थ्योरी क्या कहती है आपके पास, कि अगर कोई चीज़ लगातार घूमेगी, एक चार्ज पार्टिकल लगातार घूमेगा, तो क्या होगा आपके पास, वो एनर्जी को इमिट करेगा किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। अब उसने क्या बताया भाई, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। और ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। अगर कोई लगातार कोई चीज़ घूमेगी तो अपनी एनर्जी को क्या करेगी, छोड़ेगी। एनर्जी को छोड़ेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आपके पास। तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए आपके पास। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर गया तो आपका एटम क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्योंकि उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, और एक्सेलरेट अपनी स्पीड को इंक्रीज करते रहते हैं वेरी हाई स्पीड से। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन लगातार घूमता रहेगा तो क्या होगा, उसको सर्कुलर की जगह वो कैसा पाथ ले लेगा, ऐसे ये स्पाइरल पाथ। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास क्या है, ऐसे घूम रहा है इसमें। तो घूमते घूमते क्या होना चाहिए, अब इलेक्ट्रॉन है ये लगातार अपनी एनर्जी को कम करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, तो जिससे क्या होगा, एटम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये इसकी क्या है, एक मेन लिमिटेशन है जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और ना ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में बता पाया एटम के आपके पास। और फिर आपके पास जो स्पेक्ट्रा से एक्सपेरिमेंट हुए वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपके पास। तो मेन लिमिटेशन इसकी यही है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्लियर है आपको। तो ये आपका है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम।
ठीक है बेटा, तो ये आज के लिए इतना ही। आपको एक लास्ट मॉडल रह गया इसमें, बोर मॉडल, वो हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।